नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदूषण और प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, यह किस प्रकार से फैलता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायु प्रदूषण। जो भी धुआं है, वाहनों से निकलने वाला धुआं है या कृषि के जो अवशेष बच जाते हैं उनको जलाने से जो प्रदूषण होता है, या फिर औद्योगिकीकरण के अंतर्गत जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, वो सब हमारा वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था 17 अक्टूबर 2014 को। वायु गुणवत्ता सूचकांक कि जो वायु की क्वालिटी है उसको किस प्रकार से मापा जाए, वह कितनी पार हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जो हम AQI बार बार पढ़ते हैं, AQI ज्यादा हो गया कम हो गया, तो वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये इंडेक्स क्या है? मान लीजिए आपका AQI आपके शहर का या गांव का जो AQI है वो 0 से 50 है, तो वो हरे रंग को दर्शाता है और वो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। 51 से 100 है तो हल्का हरा दिखाई देगा और वह संतोषजनक है, मतलब उतना अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है। फिर 101 से 200 पीला जो रंग है उसको दर्शाता है और ये सामान्य प्रदूषित है, मतलब ज्यादा इसमें प्रदूषण नहीं है, सामान्य है। 201 से 300 इसका रंग नारंगी होगा और यह खराब रहेगा स्वास्थ्य के लिए। और 301 के यदि पार चला जाता है तो वो लाल रंग हो जाता है, और लाल रंग खतरे का, ठीक है, तो अति खराब हो जाता है। तो इसके साथ ही हमने आपको प्रदूषण थोड़ा बताने का प्रयास किया है। अब देखते हैं आगे कि राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण जो मई 2010 में पारित किया था, वह वायु कानून 1981 का पालन करने वाला था। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। इसको डेसिबल इकाई में मापा जाता है, डीबी जिसको बोलते हैं। तो इसका इंडेक्स भी देख लेते हैं। सामान्य श्रवण, जब हम आपस में मतलब धीरे धीरे बात करते हैं तो वह 20 dB होता है। सामान्य वार्तालाप 50 से 60 होता है। सुनने की क्षमता में गिरावट 75 की 75 जब डीबी हो जाता है तो हम सुन नहीं पाते हैं। चिड़चिड़ाहट 80, मतलब 80 dB जब हो जाता है हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। और 90 dB पर जो मांसपेशियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, और 120 में दर्द की सीमा बढ़ जाती है। फिर आता है जल प्रदूषण। जितने भी अपशिष्ट होते हैं, कीटनाशक पदार्थ होते हैं, उनको नदियों में समुद्रों में बहा देने से उनका जो पानी गंदा हो जाता है, जैसे DDT वगैरह जो कीटनाशक हैं। दुर्गापुर क्षेत्र में नदी में ओर्सेनिक तथा पारा। बम्बई पुणे के आसपास के नदियों में कॉपर कैडमियम तथा पारा। तमिलनाडु के कुओं से क्रोमियम। तो ये जो पदार्थ हमें मिलते हैं तमिलनाडु से, पुणे से, दुर्गापुर के क्षेत्र में, तो ये सब क्या है, इन्होंने वहाँ का जो जल है उसको प्रदूषित कर रखा है। फिर आता है मृदा प्रदूषण। जहरीले अवांछनीय पदार्थ भूमि में विसर्जन करने से, कि जैसे प्लास्टिक है या और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनको हम मिट्टी में मिला देते हैं, तो उनके कारण क्या होता है, कृषि योग्य भूमि नहीं रहती है। और भूस्खलन से होने वाली हानियां भी मृदा प्रदूषण का उदाहरण है, कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वहां से कटाव शुरू हो जाता है, पेड़ गिरने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें। फिर आती हैं प्राकृतिक आपदाएं। अब देखो मनुष्य तो नुकसान पहुंचा ही रहा है प्रकृति को, फिर प्रकृति भी बदला लेती है मनुष्य से, तो वो क्या क्या आपदाएं होती हैं? भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, हिमशैल, वनाग्नि, सूखा, भूस्खलन, समुद्री तूफान। अब आप इस प्रश्न को ऐसे याद करेंगे कि इनमें से प्राकृतिक आपदाएं कौन सी नहीं है, ठीक है। जैसे मृदा प्रदूषण दे दिया या और कुछ दे दिया, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या चीज है जो प्राकृतिक है और क्या चीज है जो कृत्रिम है, ठीक है। भूकंप जोन 2 में सबसे कम खतरा व जोन 5 सबसे अधिक खतरनाक होता है, और सबसे ज्यादा तबाही भारत में भूकंप से ही होती है। ये प्रश्न पूछा भी गया था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंट, कि भारत में किस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा हानि होती है, तो वो होती है भूकंप से, ना कि सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि से। सुनामी तरंग दैर्ध्य है 10 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है, कि जो वो
जैसे सुनामी तरंगे आती हैं तो वो बल खाती हुई ऊपर तक उनकी गति होती है। लहरों की गति 400 किलोमीटर पर आवर और ऊंचाई 10 से 17 मीटर या इससे भी अधिक होती है। तो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती हैं, मकान हो गए, पशु पक्षी, सब कुछ। 2004 में हिंद महासागर में 25 लाख लोग मरे। रिक्टर स्केल 9.3 की तीव्रता, मतलब इतनी अधिक तीव्रता से ये जो तरंगे थी, 300 मीटर ऊंची, 14 देश इससे प्रभावित हुए थे और भारत भी इसमें शामिल था, कि भारत को भी नुकसान हुआ था 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी तरंगे आई थी। सामान्य मात्रा से 50% से भी कम वर्षा को हम प्रचंड सूखा कहते हैं। ठीक है, सामान्य मात्रा से 50% से भी कम वर्षा प्रचंड सूखा कहलाती है। जुलाई 2013 में मेघ विस्फोट से उत्तराखंड व काशी में तबाही। आप सब इससे भिज्ञ हैं, आपको पता है कि 2013 में जो बादल फटने के कारण वहां नुकसान हुआ था उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। ठीक है, तो अब इससे निपटने के लिए जो आपदा प्रबंधन रणनीतियां हैं उनको हम क्रमानुसार याद करेंगे अच्छे से। उनके जो पूरे नाम हैं वो कब लागू किए गए और उनके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया, वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको आराम से ध्यान से पढ़ ले, समझ ले। धन्यवाद।